नमस्कार, जनता टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि आज चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर सीएम योगी ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि असाधारण वीरता और अदम्य साहस के पर्याय, राष्ट्रभक्ति की प्रतिमूर्ति, स्वाधीनता संग्राम के प्रणेता, अमर हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद बाकी बचे 6,696 पदों पर भर्ती अभ्यर्थियों को सीएम योगी नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। दोपहर को 12 बजे लोक भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी मंच पर होंगे और 10 चयनित अभ्यर्थियों को खुद नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके अलावा लखनऊ और आसपास के जिलों के 240 और अभ्यर्थियों को लोक भवन में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार यानी कि आज गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं। सीएम योगी गोरखपुर सैनिक स्कूल के जरिए समूचे पूर्वांचल के युवाओं को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। गोरखपुर खाद कारखाना परिसर में सीएम करीबन 3 बजे सैनिक स्कूल का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सूबे के 9 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देवरिया और सिद्धार्थनगर का भी दौरा करेंगे। सीएम योगी शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इसके बाद गुरु पूर्णिमा उत्सव में सीएम योगी गोरक्ष पीठाधीश्वर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे। सीएम देवरिया जिले में बनकर तैयार मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए रवाना हो जाएंगे। इस निरीक्षण के दौरान सीएम जनप्रतिनिधियों से भी मुखातिब होने वाले हैं। तो सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है और कुछ ही देर में यानी कि शाम तक लोक भवन में कार्यक्रम के बाद सीएम योगी गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुभाष गुप्ता हमारे साथ में गोरखपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? क्या कुछ तैयारियां मुख्यमंत्री के पहुंचने की? जी बिल्कुल पूजा जी, अभी 3 बजे मुख्यमंत्री गोरखपुर आएंगे और उनका 3 दिवसीय दौरा है गोरखपुर का। सबसे पहले वो 3 बजे जाएंगे फर्टिलाइजर परिसर में, जहां पे 50 एकड़ की क्षेत्र एरिया में जो है 154 करोड़ की लागत से गोरखपुर को सबसे बड़ा एक देने वाले हैं। और उसमें करीब जो है जो आपको बता दें कि सैनिक स्कूल जो यहाँ के पूर्वांचल के छात्र छात्राएं भी यहाँ पढ़ेंगे और जो राष्ट्रभक्ति की भावना है उसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के लिए। और आपको बता दें कि 6 से 12 तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए जो है छात्रावास भी बनाया जाएगा अलग से कैंपस में। राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो, इसके लिए जो राष्ट्र नायक हैं, जांबाज हैं, रहे हैं हमारे देश के, उनके लिए भी जो है छात्रावास बनाया जाएगा ताकि वहां पे छात्र देखें और उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो। परिसर में ही बागवानी और जैविक खेती, गौशाला का भी व्यवस्था होगा और साथ ही कच्छ छात्रावास के अलावा एक बहुउद्देशीय सभागार भी होगा और एक प्रेक्षागृह भी बनाई जाएगी। उसके साथ साथ आपको बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम दर्शकों को ये बता दें कि पूर्वांचल को लगातार सौगातों का दौर जारी है और इसी क्रम में आगामी तारीख में प्रधानमंत्री खुद सिद्धार्थनगर का रुख करने वाले हैं और 9 जिलों को मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि प्रदेश में बीजेपी आज से 25 जुलाई तक पूरे प्रदेश में विशेष वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाने वाली है। बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाने के लिए कार्य योजना तैयार कर दी गई है। स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों से अपील की है कि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएं। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आह्वान किया है कि टीकाकरण के विशेष कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर सम्मिलित होइए, वैक्सीनेशन करवाइए, आम लोगों को जागरूक करिए और उन्हें टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। आपको बता दें
कि इस कार्यक्रम का नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा बूथ वैक्सीन युक्त रखा गया है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि कोविड-19 के संकट से निपटने में विधानसभा के सदस्यों ने अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि विधायकों ने प्रवासी मजदूरों को आवास, भोजन और उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। अपने वेतन का 30% कोविड केयर फंड में दान किया। 1 वर्ष की विधायक निधि कोविड के लिए उपलब्ध कराई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा के एक मंत्री द्वारा आंदोलनकारी किसानों को मवाली कहने पर यहां पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा के एक मंत्री की ओर से आंदोलनकारी किसानों को मवाली कहा जाना मानसिक दिवालियापन है। ये देश की 2/3 जनसंख्या का ही नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। भाजपाई किसानों का उगाया खाना बंद कर दें। तो वहीं कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जिस प्रॉपर्टी पर बैठे हैं वो उनकी नहीं देश की जनता की है, उसे एक दिन जनता जरूर जब्त कर सकती है। मुख्यमंत्री के एक बयान पर पलटवार करते हुए प्रियंका ने कहा कि इस देश में अपनी आवाज उठाना, प्रदर्शन करना और अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वालों को डराने और धमकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना एक घोर अपराध है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक कार्यक्रम में युवाओं से अपील करते हुए कहा था कि वो किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि आज कोई गलती नहीं कर सकता। जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी होगी वही गलती करेगा। सीएम योगी के इस बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की राजनीति एक बार फिर से मुखर हुई है। जहां बीजेपी लगातार ब्राह्मणों को मनाने में, उन्हें साधने की कवायद में जुटी हुई है। तर्कश में लगातार एक के बाद एक तीर सजाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बसपा यानी कि विपक्ष भी इसमें पीछे नहीं है। 2007 का नारा ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा को दोहराने की कवायद गढ़ने में लगी हुई है। सपा भी इसमें पीछे नहीं है। आखिर क्या है इस ब्राह्मण कार्ड का राज और इसकी रणनीति क्या है, ये आपको अगर समझना है तो ये रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां हर तरह का हथकंडा अपनाने में जुटी हुई हैं। कोई धर्म के नाम पर तो कोई जाति के नाम पर वोट बैंक साधने के लिए सियासी सवालों में समीकरण बिठा रहा है। और इस समीकरण में सबसे अहम है पूर्वांचल, जहां की पूर्वांचली पुरवैया अवध में तपिश को बढ़ा रही है और इसी तपिश पर तीखी तकरार भी शुरू हो गई है। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। पूर्वांचल में पीएम का ये शंखनाद सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े सियासी संग्राम के लिए है। सूबे में इसी सियासी उठापटक के बीच ब्राह्मणवाद अब सियासत की धुरी बन गया है। सूबे में योगी सरकार ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की। बीजेपी ने नाराज चल रहे ब्राह्मणों को मनाने के लिए दांव चला। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जितिन प्रसाद को पार्टी में लाना बीजेपी का पहला कदम माना जा रहा है। अजय मिश्र टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना दूसरा सबसे बड़ा और अहम कदम। इसके अलावा पार्टी की कोशिश होगी कि वो दिनेश शर्मा और रीता बहुगुणा जोशी की बदौलत ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को पार्टी की ओर आकर्षित कर सके। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मणों को साधने की कवायद में जुट गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती को भी 14 साल बाद ब्राह्मणों की याद आई है। आगामी 23 जुलाई से बसपा अयोध्या से ब्राह्मण जोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। इसी अभियान के तहत बसपा 2007 में अपनी सरकार में ब्राह्मणों के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा देगी। कुल 10 चरणों में बसपा इस सम्मेलन को चलाने वाली है। मायावती ने पार्टी से ब्राह्मणों को जोड़ने का जिम्मा राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा को दे दिया है। मिश्रा कोरोना वायरस की लहर से पहले प्रदेश में 40 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। मायावती ने इससे पहले 2007 में
ब्राह्मणों पर सोशल इंजीनियरिंग की थी, जिसमें बसपा की सरकार खड़ी करने में ब्राह्मणों का बड़ा हाथ था। 2007 में बसपा ने ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जैसे नारों से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की थी। ऐसे में एक बार फिर मायावती ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी में है, और हो भी क्यों ना। आखिरकार इस सियासत के पीछे बहुत बड़ी रणनीति छिपी है। यूपी में लगातार हुए एनकाउंटर में ज्यादातर ब्राह्मण ही मारे गए। इसे विपक्ष ने ब्राह्मण विरोधी का तमगा देकर जमकर प्रचारित किया। अफसरों की नियुक्ति में योगी सरकार पर ब्राह्मणों से भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा SC/ST मुकदमे भी ब्राह्मणों पर दर्ज हुए। ब्राह्मणों की इस नाराजगी का फायदा बसपा उठाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा से बागी असलम रायनी के तो कहने ही क्या। असलम रायनी ने तो ब्राह्मणों को सपा का आधिकारिक वोट बैंक घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, बसपा, कांग्रेस और तमाम दलों से खफा होकर ब्राह्मणों का विश्वास इस बार सपा पर होगा। बहुजन समाज पार्टी तो डूबती हुई नैया है, और जो जहाज समुद्र में डूब रहा हो, मुझे नहीं लगता है कि ब्राह्मण समाज इतनी बड़ी गलती करेगा। अब हम आपको बताते हैं कि सूबे में सीएम की कुर्सी के लिए राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण कार्ड का दांव क्यों लगाती हैं। उत्तर प्रदेश में 13% ब्राह्मण वोट हैं। करीबन 12 जिलों में ब्राह्मण वोटरों की संख्या 20% से ज्यादा है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में ब्राह्मणों की अहम भूमिका रह चुकी है। ब्राह्मणों के समीकरण को भेदने के लिए उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों को मनाने में जुटी हुई हैं और आगामी चुनाव की बुनियाद गढ़ने की कवायद भी गढ़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बसपा ने एक बार फिर से कवायद करी है 2007 को साकार करने की 2022 में, और इसका आगाज होगा अयोध्या से। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या में आज रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी की शुरुआत करेंगे, और इसे आधिकारिक ऐलान समझिए, आगाज समझिए। बसपा ने इस गोष्ठी का नाम पहले ब्राह्मण सम्मेलन रखा था, जिसे बाद में बदल दिया गया, लेकिन उद्देश्य वही है। बसपा की आज शुरू हो रही ये विचार गोष्ठी 23 से 29 तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित होने वाली है। इस गोष्ठी के जरिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2007 के ही तर्ज पर एक बार फिर सतीश चंद्र मिश्रा के हाथों में पार्टी की कमान सौंपी है कि वो ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ें। सतीश चंद्र मिश्रा लगभग 12 बजे तय कार्यक्रम के हिसाब से तारा रिजॉर्ट पहुंचेंगे। प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी में शामिल होंगे, वहां पर संबोधित करेंगे। वर्तमान परिवेश में इस वर्ग के सम्मान और तरक्की को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विचार विमर्श करते नजर आएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए BS लाठी हमारे साथ में अयोध्या से जुड़ चुके हैं। BS लाठी, क्या कुछ तैयारी है सतीश चंद्र मिश्रा के पहुंचने की, और पार्टी में क्या हलचल? देखो पूजा जी, जो राजनीतिक बिसात है जिस तरह से यूपी में, वो बीजेपी पहले ही बिगुल चुका चुकी है, और बीजेपी को देखते हुए अखिलेश यादव जी ने भी अपना क्रस उन्नाव की तरफ बढ़ा दिया है, और उसी क्रम में आज मायावती भी चुनाव बिगुल फूकेंगी, वो भी अयोध्या से और ब्राह्मण सम्मेलन के उससे, क्योंकि ये ब्राह्मण सम्मेलन की जिम्मेदारी पार्टी के महासचिव राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। आज सतीश चंद्र मिश्रा 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। पहले वो रामलला और हनुमानगढ़ी में मत्था टेक कर ब्राह्मण सम्मेलन में शामिल होंगे। ये सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन जो होने वाला था, इससे पहले 2013 में हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी कि किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी को, एक पार्टी का एक सम्मेलन नहीं हो सकता। 2013 को लेकर रामसिंह यादव ने ये हाईकोर्ट से मांग की थी। उसी पर ये पार्टी के जो पहले ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन था, उसी को लेकर उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी डीएम और कप्तान को। उस चिट्ठी में जब बसपा को ये पता चला, तो जब भाईचारा जो ब्राह्मण सम्मेलन जो होने वाला था, उसका नाम बदल दिया गया। अब ब्राह्मण प्रबुद्ध संगोष्ठी के नाम से, क्योंकि चेहरा वही है और उद्देश्य भी वही है, बस फर्क
नाम का बिल्कुल बीएस लाठी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा के हाथ में कमान सौंपना बसपा की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग उनसे सधने वाला नहीं है। अब देखने की बात होगी कि आगे क्या कुछ रिजल्ट निकल करके सामने आते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बसपा शासनकाल में हुए 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्मारक घोटाले में विजिलेंस टीम ने पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लंबी पूछताछ की और बयान भी दर्ज किए हैं। सूत्रों का कहना है कि पूर्व मंत्री से 19 जुलाई को की गई पूछताछ के आधार पर स्मारक के निर्माण कार्य और भुगतान को लेकर के शासन स्तर पर लिए गए निर्णयों के बारे में सवाल जवाब किए गए हैं। हालांकि इस दौरान ज्यादातर सवालों पर नसीमुद्दीन तकनीकी कमेटी और तत्कालीन अधिकारियों पर जिम्मेदारी टालते नजर आए हैं। कई सारे सवालों को गोलमोल जवाब भी दिया है। विजिलेंस नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पूछताछ के लिए दोबारा भी तलब कर सकती है। वहीं पंजाब में कुनबे में मची घमासान थमने के बाद गुरुवार को कांग्रेस ने उत्तराखंड का रुख कर लिया और कांग्रेस पदाधिकारियों का ऐलान हो गया। लंबे समय का इंतजार था और इंतजार के बाद यह ऐलान हुआ है। सियासी संकट पर विराम लगा दिया, लेकिन क्या वाकई सियासी संकट पर विराम है? वरिष्ठ और अनुभवी नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, यह तय हो गया है, क्योंकि चुनाव समिति का अध्यक्ष उन्हें बना दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर गणेश गोंदियाल को जो है पदभार सौंपा गया है। गणेश गोंदियाल हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं और उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रीतम सिंह को कमान सौंपी गई है। इसके अलावा आर्येंद्र शर्मा को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जीतन राम और भी तमाम लोग जो हैं उनको कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है, जो कि प्रीतम सिंह के करीबी बताए जाते हैं। अब बदलाव बड़ा है तो हंगामा ना हो, यह ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वहीं मंत्रणाओं और मैराथन बैठकों के बाद कांग्रेस ने निर्णय लिया, लिस्ट सामने रख दी। कांग्रेस के धारचूला विधायक हरीश धामी ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल 2017 में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हरेंद्र शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने कोषाध्यक्ष बना दिया, जिसको लेकर हरीश धामी नाराज हो गए। विधायक हरीश का मानना है कि कांग्रेस में 5-5 कोषाध्यक्षों का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके के फैसलों से जनता में गलत मैसेज जाता है। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से हरीश धामी के इस्तीफे के ऐलान के बाद हरीश रावत ने विधायक से फोन पर बातचीत करी है, लेकिन कुछ बात बन नहीं पाई अभी तक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कंबोज हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत, देवभूमि में जिस तरीके का सियासी संकट कांग्रेस में आया हुआ है इस समय, लंबे वक्त के बाद तो ऐलान हुआ और ऐलान के बाद घमासान है। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। कई दौर की मैराथन बैठकों के बाद देर रात को उत्तराखंड कांग्रेस के लिए पार्टी ने सीधे तौर पर एक लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन लिस्ट के बाद से घमासान भी शुरू हो गया है। हालांकि नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर गणेश गोंदियाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है और निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को अब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। साथ ही कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाला जो चुनाव होगा 2022 का, वो हरीश रावत की अगुवाई में लड़ा जाएगा, क्योंकि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देती हुई चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और इस लिस्ट के आउट होने के साथ ही हंगामा भी शुरू हो गया है। देर रात को ही हरीश रावत के खासम खास कहे जाने वाले धारचूला विधायक हरीश धामी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सहसपुर विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले आर्येंद्र शर्मा को पार्टी ने कोषाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस वक्त सौंपी है। साथ ही 5 नए अध्यक्षों का भी ऐलान कर दिया है, जो किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं लगता है। इसके साथ ही अभी सुबह की अगर बात की जाए, जो एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है पूजा, वो है पूर्व मंत्री नवप्रभात की, जो विकासनगर से पूर्व विधायक हैं। साथ ही उनको मौजूदा जो नई लिस्ट आई है उसमें घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसको देखते हुए उन्होंने ये पद लेने से इनकार कर दिया है और इसकी जानकारी आला कमान को भी भेज दी है। नव प्रभात का साफ तौर पर कहना है कि वो 3-3 बार घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में अब उनको ये जायज नहीं लगता है कि उनको घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। तो एक ये और बड़ी जानकारी है जो उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि यह पुष्ट अभी नहीं हो पाई है कि ये वाकई नव प्रभात की तरफ से कहा गया है या नहीं, लेकिन जिस तरह से जो बिल्कुल खास और अजीत, तो जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उससे ये तो समझ में आता है कि 2022
कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला है। सूबे में उनको अभी भी बहुत काट करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा होमवर्क की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ अजीत जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। शनिवार को यानी कि कल गुरु पूर्णिमा है और 25 जुलाई से श्रावण मास भी शुरू हो रहा है। देश के अलग अलग कोनों में रहने वाले भक्त गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार में रहने वाले अपने गुरुओं का पूजन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस बार भक्तों को गुरु से आशीर्वाद लेने आने के लिए अपनी 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी पड़ेगी। सशर्त दर्शन होंगे गुरु के। बॉर्डर पर नेगेटिव रिपोर्ट दिखा करके ही प्रवेश मिलने वाला है, वरना नो एंट्री। हालांकि इसके बाद भी गंगा स्नान पर रोक रहने वाली है। डीएमसी रविशंकर ने बृहस्पतिवार को इसके आदेश जारी कर दिए। ये फैसला कोरोना के खतरे को देखते हुए लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से संवाददाता विकास खरे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? हरिद्वार में सख्ती बढ़ा दी गई है, गुरु पूर्णिमा के मद्देनजर भी कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल पूजा, आपको बता दें गुरु पूर्णिमा पर धर्मनगरी में गुरुओं की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेने आने वाले श्रद्धालुओं को जिले के बॉर्डर पर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। वहीं हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो उन्हें बॉर्डर से ही वापस लौटाया जाएगा। इसको देखते काउंट मेला जिस तरह से अस्तव्यस्त किया गया तो आज से जो है हर की पौड़ी सेनाओं सहित सेनाओं पर आज से पुलिस का मोर्चा पूरी तरह से सख्त रहेगा, क्योंकि जिस तरह से गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ एकजुट होती है तो कहने की कोरोना संक्रमण को देखते हैं ताकि कोरोना संक्रमण ना फैले वहां पर जो। और ये तमाम एहतियात बरतने के लिए गवर्नमेंट इसीलिए कह रही है कि तीसरी लहर से बचा जा सके। विकास, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो जनता टीवी की भी अपील है कि ये नियम आपके ही लिए और आपके अपनों के लिए बनाए गए हैं, तो प्लीज इनका पालन कीजिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ से खबर है, यहाँ के जौलीबी धारचूला मार्ग पर किमखौला के पास एक बड़ी घटना होने से बच गई है। पहाड़ी का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा देखते ही देखते भरभरा कर गिर गया। इसके चलते चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाला जौलजीबी तवा घाट हाईवे बंद हो गया। गनीमत ये रही है कि घटना के वक्त कोई वहां पर मौजूद नहीं था, ना कोई व्यक्ति था, ना कोई वाहन था। इस वजह से हालांकि कोई घटना नहीं हुई है। आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि किस तरीके से अचानक से पहाड़ गिर गया। सोचिए, अगर इस क्षेत्र में वाहन होते तो बड़ा हादसा हो सकता था, या सैलानी पर्यटक मौजूद होते जो कि दूर से देख भी रहे हैं पहाड़ को गिरते हुए। अगर ये पास होते, करीब होते तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। उत्तराखंड में चमोली जिले के बाड़ाहोती में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास ड्रैगन की गतिविधियां बढ़ने के बाद पिथौरागढ़ जिले से लगी चीन सीमा में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने नाभी ढांग से लिपो लेक में भी सतर्कता बढ़ा दी है। हालांकि लिपो लेक सीमा पर चीनी सेना को किसी तरह की हरकत अभी नहीं देखने को मिली है। सीमा पूरी तरीके से शांत बताई जा रही है, लेकिन सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है एक्टिविटीज के बाद। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।